हेलो एवरीवन। पहले 3 लेक्चर में जो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, उसमें आज इस लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, वाई एंड वाई एक्स टू is given, which is 4, 2 and 2. For the equilibrium, and the reaction is 2x plus y2 yx2. The value of equilibrium constant Kc is, तो पहले इस रिएक्शन का Kc लिख लेते हैं। इट शुड बी अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो पहले ये चेक कर लेते हैं बैलेंस्ड है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ yx2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का होल स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर है, जो कि हमें क्वेश्चन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। yx2 की कॉन्सेंट्रेशन है 2, y की कॉन्सेंट्रेशन है 2, x की कॉन्सेंट्रेशन है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 1/16, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो ऑप्शन से मैच करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। 1/4 क्या होता है 0.25 का होल स्क्वायर, और 0.25 का होल स्क्वायर क्या होगा 0.0625, तो ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी हुई है, PCl3 और Cl2 मिलकर PCl5 का फॉर्मेशन कर रहा है। Kc का वैल्यू प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, वो है 26, और Kp हमको पूछा हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 250 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट का होगा उन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है गैसियस स्टेट में, तो उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे रिएक्टेंट के, गैसियस रिएक्टेंट के, उनको ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे डेल्टा Ng आ गया -1। Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng विच इज -1 बराबर Kc अपॉन RT। Kc अपने को 26 दे रखा है, अपॉन R का वैल्यू हम यहाँ पर 1/12 रख देते हैं, क्योंकि Kp में हम प्रेशर ATM में लेते हैं और वॉल्यूम Kc में लीटर में ले लेते हैं। तो जब भी प्रेशर को ATM में और वॉल्यूम को लीटर में लिया जाएगा, R का वैल्यू आप 1/12 रख सकते हो। 1/12 कहने का मतलब क्या है, आप 0.0821 भी रख सकते हो। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे यहाँ पर, तो केल्विन में निकाल लेते हैं, 523 आ गया। ये 12 ऊपर चला जाएगा, 26 इंटू 12 अपॉन 523, ये आ जाएगा 312 अपॉन 523। तो ये लगभग लगभग आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 0.57, 0.61, 0.83 और 0.91। देखिए 300 इंटू, मतलब अगर यहाँ पे 600 समथिंग होता तो ये लगभग लगभग कितना आता 0.5, मतलब 0.5 के आसपास होगा। अब 0.5 से ज्यादा होगा कि कम होगा, यहाँ पे 600 होता तो 0.5 आता। ठीक है, 624 होता तो 0.5 आता। अब 624 से काफी कम है, तो यहाँ पे 0.5 से ज्यादा ही आएगा ऑप्शन। तो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से 0.61 होना चाहिए। आप एक बार डिवाइड करके देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर। तो Kf अपने को दिया है और Kb दिया हुआ है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दिया है 2.38 इंटू 10 की पावर -4, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दिया है 8.15 इंटू 10 की पावर -5। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो यू नो Kc इज इक्वल्स टू Kf अपॉन Kb। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड कर देंगे। Kf विच इज 2.38 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन Kb विच इज 8.15 इंटू 10 की पावर -5।
ये ऊपर जाएगा 2.38 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 4 1 हो जाएगा अपॉन 8.15। ये 10 से मल्टीप्लाई होके 23.8 हो जाएगा 8.15। ये लगभग कितना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 3, अच्छा ये 24 से कम है तो 3 से थोड़ा सा कम ही आएगा। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हो अपने सामने 2.92 एक ऑप्शन है, वही सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होना चाहिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड वर यूज्ड इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है आपको, उसमें पूछा है कि अगर डिफरेंट क्वांटिटीज हम बार बार चेंज करें, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, तो ऑप्शंस बोलते हैं डिफरेंट इन ऑल केसेस विल बी, अच्छा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल हैव द वैल्यू, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या होगा अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया जाए। तो आपको मैं बता दूं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर केसी कभी डिपेंड नहीं करता, केसी मात्र टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर प्रत्येक केसेस में सेम होगा अनलेस एंटिल टेम्परेचर इज सेम। तो हम लोग ऑप्शन बी ऑप्शन को ट्रू मानेंगे, सेम इन ऑल केसेस। क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में बोला है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज, तो केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इसलिए होता है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, बट फिर भी रिएक्शन प्रोसीड करती है। जितने तेजी से रिएक्शन आगे जाती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है, उतने ही तेजी से रिएक्शन पीछे आती है, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर फोर्थ ऑप्शन देखेंगे आप, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर एट ऑल टाइम विद द सेम स्पीड, तो जी हमेशा होती रहती है रिएक्शन, इसीलिए वो डायनामिक होती है, मतलब रिएक्शन हमेशा ही चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगर आप, स्टार्टिंग विद द रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट बिफोर अ रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, इट इज दैट, देखिए जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो इसका मतलब अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर नहीं हुआ है। फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा क्योंकि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रेट ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम अभी अचीव नहीं हुआ है, इक्विलिब्रियम से पहले हैं हम, तो फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगा, बैकवर्ड रेट कम होगा। अभी फॉरवर्ड रेट को घटना पड़ेगा और बैकवर्ड रेट को बढ़ना पड़ेगा, और कुछ समय बाद आर एफ बराबर आर बी हो जाएगा और उस समय इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका होगा। तो इसमें आप सेकंड ऑप्शन देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग, तो फॉरवर्ड रेट डिक्रीज करेगा, एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, तो बी शुड बी द करेक्ट चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन केपी इज ग्रेटर देन केसी, तो देखिए केपी केसी से कब बड़ा होता है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अगर मैं यहां पर बात करूं कि डेल्टा एनजी का वैल्यू एक बार तो जीरो ले लिया, एक बार डेल्टा एनजी का वैल्यू हमने लेस देन जीरो ले लिया, और एक बार डेल्टा एनजी का वैल्यू हमने ग्रेटर देन जीरो ले लिया, तो जब डेल्टा एनजी जीरो होगा उस समय केपी बराबर केसी हो जाएगा, और जब डेल्टा एनजी लेस देन जीरो होगा तो उस समय ये वाली साइड छोटी होगी, ओके, और जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये वाली साइड बड़ी होगी, मतलब उस समय केपी बड़ा होगा केसी से, और इस समय केपी छोटा होगा केसी से। ठीक है, तो जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो होगा तो केपी बड़ा होगा केसी से। अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे मतलब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है प्रोडक्ट में ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, है ना, और डेल्टा एनजी लेस देन जीरो का मतलब है प्रोडक्ट में कम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। डेल्टा एनजी जीरो का मतलब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में बराबर नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। बराबर नंबर ऑफ मोल्स बोलने का मतलब है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसेस रिएक्टेंट का और सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसेस प्रोडक्ट का बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग इनटू द केमिकल रिएक्शन इज लेस देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट में ज्यादा है, और हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि केपी ग्रेटर देन केसी कहाँ होगा, तो केपी ग्रेटर देन केसी कब होगा, जब प्रोडक्ट में ज्यादा मोल्स होंगे रिएक्टेंट से, तो ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन वैल्यू ऑफ केपी विल बी इक्वल्स टू केसी, तो केपी केसी बराबर कब होगा, जब डेल्टा एनजी जीरो होगा। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए कहां पर केपी केसी डेल्टा एनजी जीरो है। मुझे पहला ऑप्शन दिखता है जहां पे रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट में भी 2 मोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी प्रोसीड्स टू राइट हैंड साइड अप टू 99.9% when starting with equal mole of A and B, equilibrium constant K for the reaction will be। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है,
और ये बताया गया है रिएक्शन 99.9% प्रोसीड कर गई है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो हमें कंडीशन दी गई है कि इक्वल मोल है एबी के, तो मैंने एक एक अज्यूम कर लिया अपने साइड से, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर केसी डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने इक्वल मोल 1 1 अज्यूम कर लिए हैं। अब देखिए 1 नहीं मान लेते, 100 मान लेते हैं, क्योंकि 99.9% की बात की है ना, तो 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया वो 99.9, मतलब इसका 100 मोल कितने में कन्वर्ट हो गया, 99.9 में। यहाँ पे भी 99.9 बन गया, और यहाँ पे कितना बच गया, 0.1 बच गया, 0.1 बच गया। अब यहाँ पे अपने को केसी चाहिए, तो केसी में 99.9 इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैं रफली 100 एज्यूम कर सकता हूँ इसको, तो रफली इसको 100 मान लेंगे और इसको भी 100 मान लेंगे अपॉन 10 की पावर -2, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, तो यहाँ से 10 की पावर 6 ऑप्शन में आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ इन द रिएक्शन N2O4 से N2NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा इज द पार्ट ऑफ N2O4 विच डिसोशिएट पर मोल, देन द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए रिएक्शन दी है हमको, N2O4 से 2NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है और अल्फा जो है 1 मोल के लिए डिसोसिएशन है, मतलब इसके इनिशियली 1 मोल ले लिया तो 1 में से अल्फा चले गए, तो इसके 1 मोल से 2 मोल बनेंगे, तो अल्फा जब डिसोशिएट होगा तो 2 अल्फा यहाँ पे फॉर्म होगा। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 माइनस अल्फा और इसके 2 अल्फा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको 1 प्लस अल्फा मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 440 डिग्री सेल्सियस 444 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे अपने को एक रिएक्शन प्रोवाइडेड 2AB गिव्स A2 प्लस B2, इसका जो अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है वो 1/64 दिया है। आपको बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन AB का क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके इनिशियली 1 मोल्स थे, इसके 0 मोल्स, इसके 0 मोल्स, एक में से अल्फा चले गए तो यहाँ पे मिल जाएंगे अल्फा बाय 2, क्योंकि 2 मोल से 1 मोल बनाता है, तो अल्फा डिसोशिएट होगा तो अल्फा बाय 2 यहाँ पे A2 का फॉर्म हो जाएगा। B2 का भी अल्फा बाय 2 बनेगा, 2 से 1 बन रहा है, तो यहाँ पे K का वैल्यू अब इस समय मैं क्या लिखूंगा, B2 का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा बाय 2 इंटू A2 का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा बाय 2 अपॉन AB के कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये 1/64 के बराबर है। यहाँ पे आप दोनों साइड रूट ले लो तो 1/8 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 8 अल्फा बाय 2 विच इज 4 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 5 अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/5। 1/5 का मतलब है 20%, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20% मिल जाएगा, तो 20% का डिसोसिएशन होगा विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द रिएक्शन A प्लस बी टू गिव्स C प्लस डी, A प्लस बी से C प्लस डी का फॉर्मेशन हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा वुड बी। तो अब यहां पे देख लेते हैं, तो रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी का फॉर्मेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होगा, तो K इज इक्वल्स टू, मैं एक एक मोल ले लेता हूं, 0 0, एक में से अल्फा चले गए, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ अल्फा अल्फा मिल गए, तो K को मैं लिखूंगा अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट K इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1 बाय रूट K इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। यहाँ से इसको लिख देता हूं मैं 1 बाय रूट K इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, और इस 1 को इधर ले आते हैं, 1 बाय रूट K प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा। अब देखिए आप ध्यान से, अभी आपको अल्फा चाहिए, तो ये आ गया 1 प्लस रूट K बाई रूट K इज इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा, तो यहाँ से जो अल्फा आपको मिलेगा रेसिप्रोकल कर दीजिए रूट K अपॉन 1 प्लस रूट K, तो आंसर होना चाहिए अल्फा का वैल्यू रूट K अपॉन 1 प्लस रूट K, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन N2O3 से NO प्लस NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, टोटल प्रेशर P दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, Kp का वैल्यू बताना है।
तो देखिए रिएक्टेंट है N2O3 और प्रोडक्ट है NO और NO2, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, कोई झंझट वाली बात नहीं है। 1 मोल इसके लिए 0 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% होने की वजह से आधा इसका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। 1 से 1 बनता है तो आधे से आधा बनेगा, 1 से 1 बनता है तो आधे से आधा बनेगा। तो यहाँ पे हाफ बचा, यहाँ पे हाफ आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है Kp का वैल्यू क्या होगा, तो Kp बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3। तो यहाँ पे अपने को NO का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो आपको मैं बता दूं पार्शियल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, ये आप फॉर्मूला याद रखिए। तो पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर तो P दिया हुआ है इंटू इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ NO, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO अपॉन टोटल मोल्स। यहाँ पे टोटल मोल्स आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 बराबर टोटल मोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NO का मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO बोलने का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ NO विच इज हाफ अपॉन टोटल मोल्स विच इज 3/2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 मोल्स ऑफ NO2 1/2 अपॉन टोटल मोल्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3, तो N2O3 का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O3, मोल्स ऑफ N2O3 अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आता हुआ आपको दिखेगा वो आएगा P/3, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो ऑप्शन आपको मिलेगा सी ऑप्शन P/3 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द रिएक्शन कार्बन से कार्बन प्लस CO2 मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO दिया हुआ है और आपको Kp बताना है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड से 2CO का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस्ड है। Kp लिखना है आपको, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दिया हुआ है 4 atm और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 2 atm, तो ये आ जाएगा 16/2 विच शुड बी 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन ए से बी, देखिए रिएक्शन ए से बी जा रही है और यहाँ पे आपको फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दिया गया है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसका बी है, और इक्विलिब्रियम पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दिया हुआ है A-x ए का और बी का B+x। तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं Kc लिख लेता हूँ, Kc हो जाएगा B+x अपॉन A-x, ठीक है। और Kc को मैं लिख सकता हूँ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से आप देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो BK2 प्लस K2x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे K1A माइनस K1x, तो यहाँ पे आपको x चाहिए तो आप इसको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा K2x प्लस K1x इज इक्वल्स टू K1A माइनस K2b। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी K1A माइनस K2b अपॉन K1 प्लस K2, K1A माइनस K2b अपॉन K1 प्लस K2, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, equilibrium constant of the reaction SO2 plus half O2 gives SO3 is 4 into 10 की power minus 3. The equilibrium constant for the reaction 2SO3 gives 2SO2 plus O2. देखिए जो यहाँ पे अपने को रिएक्शन दिया हुआ है, पहले SO2 और हाफ O2 मिलके बना रहे हैं SO3, और जिसका अपने को Kc पूछा गया है वो है 2SO3 gives 2SO2 plus O2। अब यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन से ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करेंगे, पहले तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन ये हो जाएगी जो कि ये वाली रिएक्शन है। तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा 1/K और 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 1/K का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर होना चाहिए 1/K का होल स्क्वायर। और देख लेते हैं K कितना दिया हुआ है, K का वैल्यू है 4 into 10 की पावर माइनस 3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 1/4 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.0625 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ से आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 4, जो कि ऑप्शन है डी।
हेलो एवरीवन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का 5th लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन क्वोशिएंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर और मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में। जिन्होंने पहले चार पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम के नहीं देखे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चारों पार्ट्स के लिंक अवेलेबल है, तो वो वहां पर जाके चारों पार्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो हेडिंग है वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या समझना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मात्र 10% बन पाया, मतलब मात्र 10% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया, बाकी 90% रिएक्टेंट यहीं पर बच गया। या हो सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 50% बन गया हो, 50% रिएक्टेंट बच गया हो। या हो सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 90% बन गया हो और 10% रिएक्टेंट बच गया हो। तो देखिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मतलब यह है कि कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, कितना फ्रैक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, उससे हम समझ रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलने का मतलब क्या है, हाउ मेनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो वो हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, समझते हैं चीजों को कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं 3 केसेस ले लेता हूं। पहली बात हम लोग करेंगे, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज। मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी बात करेंगे, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल। और तीसरी बात हम लोग करेंगे, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब देखिए वेरी लार्ज का मतलब क्या है, के ग्रेटर देन 10 की पावर 3। वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, के लेस देन 10 की पावर -3। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाइज बिटवीन 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे तीनों केसेस में हम लोग बातें कर रहे हैं। पहले वाले केस में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा तो यहां पे बोलेंगे ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लगभग सारा का सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। एक तो ये पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, अगर सारा का सारा रिएक्टेंट लगभग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां को टेंड करेगा, यूनिटी को, 1 को। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक चीज लिख लेता हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका जो के है वो है 10 की पावर 4 फॉर एन एग्जांपल। तो यहां पे देखिए, अगर इसकी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन सी है, इसकी 0 है, तो सी में से सी अल्फा टूटेगा और यहाँ पे सी अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे जब के लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर अल्फा की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो यहां पे आपको के मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। मतलब आप इस केस में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। अगर के बहुत ज्यादा होगा तो आप अल्फा को 1 रख सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर 1 रखेंगे, यहां पर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पर रखेंगे 1 तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी और वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन ध्यानपूर्वक करना है कि अल्फा की वैल्यू कहां पे सब्स्टिट्यूट 1 कर सकते हो आप, समझे। जैसे मान लीजिए सी प्लस सी अल्फा है, तो आप यहां पर अल्फा 1 रखेंगे तो सी प्लस सी हो जाएगा 2c, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बात मेरी समझ रहे हो आप। लेकिन मान लीजिए सी माइनस सी अल्फा है, तो यहां पे आप अल्फा 1 रखेंगे तो ये तो 0 को टेंड कर जाएगा। तो ऐसी चीज नहीं करेंगे, ऐसा अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे जहां पे कोई चीज 0 को रिड्यूस हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहला वाला पार्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत ज्यादा होगा तो लगभग सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, अल्फा 1 की तरफ अप्रोच कर गया होगा लगभग सारा का सारा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कितना था, सी, तो प्रोडक्ट कितना बन जाएगा यहाँ पे, लगभग सी। तो इसकी वैल्यू सी होनी चाहिए, तो सी अल्फा को आप सी भी रख सकते हो। समझे। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या मैंने बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है, तो ऑलमोस्ट none of reactant is converted into product. ठीक है, तो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभी भी मौजूद है, वो प्रोडक्ट में गए ही नहीं है, बहुत कम प्रोडक्ट में बच गए हैं। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी ऐसे ही ले लेता हूं मैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और इसका के बहुत छोटा है, मान लीजिए के बराबर है 10 की पावर -4। ठीक है, बहुत छोटा के ले लिया मैंने यहां पर। तो अब यहां पर क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C0, तो C में से C अल्फा टूट जाएंगे, यहां पे C अल्फा मिलेंगे। अब जब आप इसका K लिखोगे, क्योंकि K आपको पता है बहुत स्मॉल है, तो यहां पे देखिए अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे आप, C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। यहां पे अल्फा कहां को टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट डिसोशिएट हुए ही नहीं होंगे, तो अल्फा की वैल्यू कहां को टेंड करेगी, 0 को। अब देखिए आप यहां पर अगर अल्फा रख देंगे 0, यहां पर अल्फा 0 रख देते हैं, तो आप इस चीज को 0 को रिड्यूस कर देंगे, तो आप यहां पर अल्फा 0 नहीं रखेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप अल्फा 0 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहां पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। अल्फा को 0 रख दो तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो के किसके बराबर होगा इस केस में, अल्फा के बराबर। और जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वही के की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर इसी वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि के इतना है तो बताइए अल्फा कितना होगा, तो अल्फा की भी वैल्यू कितनी आप बोल देते, 10 की पावर -4। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, तो देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले केस में बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाइज बिटवीन 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3। तो इस केस में याद रखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, जो भी बातें हो रही हैं प्रोडक्ट के अमाउंट की, इक्विलिब्रियम पर बातें हो रही हैं। पहले वाले केसेस में लगभग सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा इक्विलिब्रियम आते आते, दूसरे वाले में कुछ भी नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, बहुत कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में फॉर्म हुए होंगे। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में है, तो वो नॉर्मल केस में है। यहां पे आप कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, जैसे आप लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते आए थे वैसे ही करेंगे। मतलब मान लीजिए यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, अच्छा थोड़ा छोटा छोटा हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा है, यहाँ पे के बराबर है 10 की पावर 2 या 10 ले लिया हमने, तो यहाँ पे के बराबर वापस से वही चीज C0 C माइनस सी अल्फा सी अल्फा। ठीक है, तो के कितना लिखोगे आप, सी अल्फा सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इस चीज को ऐसे ही रखेंगे। तो इस चीज को याद रखना, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, वापस से के का वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन तीन केसेस को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज बोलता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, तो भी आप इस चीज को लगा सकते हो, भले ही यहाँ पे के का वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, और बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो भी आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो आप यही वाला केस मानोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, यहाँ पे है PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में, और इसका K अपने को दे रखा है 10 की पावर 5। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैलकुलेट अमाउंट ऑफ PCl5 PCl3 एंड Cl2 एट इक्विलिब्रियम। इनिशियली इसके 1 मोल लिए गए हैं। ठीक है, T बराबर 0 पर इसके 1 मोल प्रेजेंट है, इसके कुछ भी नहीं है और इसके कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन है कि हमको कैलकुलेट करना है PCl5 PCl3 और Cl2 का अमाउंट इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो 1 0 0, एक में से अल्फा चला गया, यहाँ पे अल्फा मिलेगा, यहाँ पे अल्फा मिलेगा। आप इसका K लिख लीजिए, अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा।
अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। क्योंकि k बहुत ज्यादा है तो आप अल्फा की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहां पे अल्फा निकाल लेते हैं। तो k है 10 की पावर 5 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 5 और अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, आपका अल्फा निकल गया यहां पर। अब इक्विलिब्रियम पर तो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी हुई है, तो यहां पर अमाउंट ऑफ PCl5 मतलब PCl5 का क्या अमाउंट है इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस 10 की पावर माइनस 5। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 10 की पावर माइनस 5। PCl3, तो PCl3 में चाहे तो आप ये लिख सकते हो अल्फा की वैल्यू, चाहे आप सीधे लिख दो 1, और Cl2 में सीधे आप लिख दोगे 1। ये अप्रोक्सीमेशन है, समझे आप। तो अप्रोक्सीमेटली PCl3 के कितने मोल्स बने होंगे 1, Cl2 के कितने मोल्स बने होंगे 1, और PCl5 कितना बचा होगा 10 की पावर माइनस 5। तो इतना कम बचा है, इसका मतलब सारा का सारा PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए आप अप्रोक्सीमेशन ऐसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए PCl3 Cl2 मिलके PCl5 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे k का वैल्यू दिया है 10 की पावर माइनस 4, मतलब k बहुत स्मॉल है। यहाँ पे इसके 1 मोल, इसके 1 मोल लिए गए, इसके 0 मोल लिए गए। आपको बताना है कि PCl5 Cl2 और PCl3 का क्या अमाउंट होगा इक्विलिब्रियम पर। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं, तो एक में से अल्फा इसका जाएगा तो इसका भी अल्फा जाएगा, क्योंकि 1 मोल से इसके 1 मोल रिएक्ट करके इसके 1 मोल बनाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा बन चुका होगा। तो k का वैल्यू लिख लेते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे मोल्स लिख रहे हैं हम, तो वॉल्यूम को 1 ले रहे हैं। वॉल्यूम क्या है रिएक्शन मिक्सचर का 1 लीटर, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आ गया मोल के बराबर। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, इस वाले में भी यही कर रहे हैं। तो हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, k का वैल्यू आ गया 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे इस वाले केस में अल्फा टेंड्स टू 0, तो अल्फा लगभग लगभग 0 होगा, तो यहाँ पर मैं 0 रख सकता हूँ। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, अब PCl3 कितना होगा 1 माइनस 10 की पावर माइनस 4, Cl2 कितना होगा 1 माइनस 10 की पावर माइनस 4। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। और PCl5 का अमाउंट कितना होगा 10 की पावर माइनस 4। देखिए PCl5 कितना कम बन रहा है यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4। बात समझे। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा होता है, उस केस में अप्रोक्सीमेशन करके आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, PCl3 Cl2 मिलके PCl5 बना रहा है। इनिशियली एक एक मोल लिए गए हैं, इसके कुछ मोल नहीं है, k 10 दिया हुआ है। तो अब ये 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा और यहाँ पे अल्फा। तो k का वैल्यू लिख लेते हैं अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अल्फा इज इक्वल्स टू tan इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कुछ ये मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और यहां से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और अल्फा जब निकल जाएगा तो PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर निकल जाएगी, अल्फा यहां पर रख देना। Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी इक्विलिब्रियम पर, और अल्फा की जो वैल्यू होगी वही PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम। तो अगर k सिग्निफिकेंट है, मतलब 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर 3 के बीच में लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा है बहुत कम नहीं है, उस केस में आप कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे, सीधे k का एक्सप्रेशन लिखेंगे और वहां से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 ओबेइंग द इक्विलिब्रियम। तो एक इक्विलिब्रियम दिया है PCl5 से PCl3 और Cl2 का फॉर्मेशन इज अप्रोक्सीमेटली रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो अल्फा और प्रेशर में रिलेशन पूछा हुआ है और दिया है अल्फा इज मच मच लेस देन 1।
तो अल्फा इज मच मच लेस देन 1 का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है प्रेशर और अल्फा के बीच में। मान लीजिए इनिशियली प्रेशर PCl5 की वजह से ही रहा होगा T बराबर 0 पर, इसकी वजह से कुछ नहीं, इसकी वजह से कुछ नहीं। जब कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो P में से कितना चला जाएगा? P अल्फा। ठीक है, ये हमने लास्ट की वीडियोस में कवर किया हुआ है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं। इसका बनेगा P अल्फा, इसका बनेगा P अल्फा। अब मैं यहां पर Kp लिख लेता हूं। देखिए Kp कांस्टेंट होगा, Kp तो मात्र टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो Kp को हमने लिख लिया Kp बराबर कांस्टेंट बराबर Kp कैसे लिखेंगे? इसका प्रेशर P अल्फा, इसका प्रेशर P अल्फा अपॉन इसका प्रेशर P इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये हो जाएगा P अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, अल्फा बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा को मैं क्या रख सकता हूं? 1 रख सकता हूं। तो यहां से P अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, तो यहां से अल्फा स्क्वायर आ गया 1 बाई, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P आ गया, और यहां से अल्फा आ गया 1 बाई रूट P। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन हमने दिया है यहां पर बी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए। अच्छा, यहां पे एक चीज और, क्वेश्चन में P जो दिया है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है। आप यहां पे देखिए इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना होगा? P माइनस अल्फा प्लस P अल्फा प्लस P अल्फा, तो ये आ जाएगा P प्लस P अल्फा। क्योंकि P अल्फा बहुत छोटा है तो हम इसको जीरो ट्रीट कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा? P। तो ये वाला प्रेशर P था और फाइनली इक्विलिब्रियम पर भी लगभग लगभग P आ गया, तभी हम ये आंसर बता पा रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट P, तो बी चॉइस करेक्ट चॉइस होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन क्वोशिएंट। देखिए रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है उस चीज को समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है ए से बी, और इस रिएक्शन के लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन है, वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मैंने किसी एक टाइम पर, किसी भी टाइम पर जाके कंसंट्रेशन ऑफ बी लिया और कंसंट्रेशन ऑफ ए लिया, किसी भी टाइम पे। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम वाला भी टाइम हो सकता है, इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी टाइम हो सकता है। तो वहां पर जाके मैंने इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लिया। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे Q। मतलब Q और K का जो एक्सप्रेशन होगा वो सिमिलर होगा, बस K में जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं वो इक्विलिब्रियम पर लिखते हैं, और Q में जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं वो एट एनी टाइम लिखते हैं, किसी भी टाइम पे लिख सकते हो। बात समझ गए आप? तो Q और K का एक्सप्रेशन सेम होगा, और Q क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है। अब आगे देख लेते हैं कुछ बातें और। यहां पर मान लीजिए Q का जो वैल्यू है वो K से छोटा है, मतलब K बड़ा है Q छोटा है, इसका मतलब अभी प्रोडक्ट, अभी भी रिएक्शन आगे जानी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम जब आएगा तो Q का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? K के, मतलब एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये टी इक्विलिब्रियम होगा और ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर होगी, तो इक्विलिब्रियम पर Q और K क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब मान लीजिए K बड़ा है, मतलब K का वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये वाला वैल्यू कम है, इसका मतलब अभी रिएक्शन किधर जानी चाहिए? आगे की तरफ, क्योंकि जब ये बढ़ने लगेगा तो Q का वैल्यू बड़ा होगा और एक समय बाद वो K के बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए K बड़ा है Q छोटा है, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन आगे जाएगा। तो ये गया एक पॉइंट इसमें। अब दूसरा पॉइंट, मान लीजिए Q निकाला आपने किसी भी टाइम पर और वो K के बराबर आ गया, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। बात समझे? मान लीजिए थर्ड पार्ट में हमने ले लिया कि इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ गया और हमने बाहर से बी के कुछ मोल्स और डाल दिए, बाहर से बी के कुछ मोल्स और डाल दिए,
तो उस टाइम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो उस समय जब मैं क्यू लिखूंगा तो क्यू बड़ा आएगा किससे, के से, क्योंकि बी की कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दी। तो अगर क्यू बड़ा हो गया के से, तो उस केस में फिर रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। कहां तक, टिल इक्विलिब्रियम। यहां पर भी विल मूव फॉरवर्ड टिल इक्विलिब्रियम। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता इस केस में आगे बढ़ती रहेगी, और जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता इस केस में पीछे जाएगी। मतलब रिएक्शन हमेशा कहां पर रहना चाहेगी, इक्विलिब्रियम पर। उसके लिए वो आगे भी जा सकती है या पीछे भी आ सकती है, जैसे इस केस में हमने देखा है। तो कभी भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको पहले ये पता करना है, मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी है, किसी क्वेश्चन में आपको पहले रिएक्टेंट की भी कॉन्सेंट्रेशन दी है, प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा ये रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं, क्यू निकाल के से कंपेयर करके। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक बात बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी से सी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ए प्लस बी से सी का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, इसके 4 मोल है, और इसका के हमको दिया है 10। ठीक, हमको बताना है फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैं जहां पर मोल्स दे रहा हूं और कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा हूं वहां पे मैं वॉल्यूम 1 ट्रीट कर रहा हूं, तो मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बराबर होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो आप उस केस में मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करके फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेस में। अब पहले हमें देखिए इस क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली कि 2 में से हमने अल्फा घटा दिया, 3 में से अल्फा घटा दिया और यहाँ पे 4 में अल्फा जोड़ दिया। ये करना सही नहीं होगा। क्यों करना सही नहीं होगा, हमें ये नहीं पता, हम तो यहाँ पे मान रहे हैं कि रिएक्शन आगे जाएगी, हम तो यहाँ पे मान रहे रिएक्शन आगे जा रही है, क्योंकि हम इसको डिकम्पोज करा रहे हैं और इसको फॉर्म करा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्शन आगे जा रही होगी, हो सकता है रिएक्शन पीछे जा रही हो। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें यह पता करना पड़ेगा रिएक्शन आगे जा रही है कि पीछे जा रही है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, ये t बराबर 0 है, इस समय हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो q की वैल्यू क्या होगी, 4/2 इंटू 3। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ये 2/3, और k का वैल्यू कितना है, 10। इसका मतलब k बहुत ज्यादा है और q अभी बहुत कम है। अब हम ये कंफर्म हो गए कि k बहुत ज्यादा है, q बहुत कम है, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक वो आगे जाएगी। तो जब आगे जाएगी तो 2 के मोल कम हो जाएंगे, तो मान लीजिए 2 के x मोल चले गए, तो इसके 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो 3 में से भी x चले जाएंगे, और यहाँ पे 1 से 1 बनता है तो 4 प्लस एक्स होगा। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, ये इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम पर k का एक्सप्रेशन लिखेंगे 4 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, k का वैल्यू 10 दिया है, यहां पे लिख देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये बन चुका है। अब यहाँ पे आप एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो x का वैल्यू यहां पर रख देना, तो a का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। x का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो b का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आएगा, x का यहां पर रखोगे तो c का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली दे रखा है, तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन है कहां पर, इक्विलिब्रियम पर है कि उससे पहले है कि उसके आगे है। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं C के 20 मोल कर देता हूं, ठीक है, तो अब C A T बराबर 0 पर इनिशियली, तो अब यहां पे अगर मैं T बराबर 0 पर Q का वैल्यू निकालूंगा तो C के मोल, A के मोल, B के मोल, तो ये कितना आ गया, नहीं 20 नहीं करिए, आप इसको कर दीजिए 80। ठीक है, तो ये 80 आ गया मान लीजिए, 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 40। अब ये 40/3 बहुत ज्यादा है 10 से, मतलब K से, तो अभी रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड टिल इक्विलिब्रियम।
जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता रिएक्शन पीछे जाती रहेगी। इसका मतलब दो के ये जो ए के मोल्स होंगे वो फॉर्म होंगे ना कि डिकम्पोज होंगे। तो आप यहां पे लिखोगे 2 + x 3 + x और 80 - x। अगर इसका एक मोल टूटेगा तो इसका एक मोल बनेगा। मैंने x मोल तोड़ दिए तो इसके x मोल बन रहे होंगे और इसके x मोल बन रहे होंगे। अब यहाँ पे आप k का वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, k का वैल्यू लिख लेंगे। k का वैल्यू क्या होगा, 80 - x अपॉन 2 + x इंटू 3 + x, और इसको बराबर कर दीजिए 10 के। क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे और x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्विलिब्रियम पर a की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पर b की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और इक्विलिब्रियम पर c की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो आई होप ये चीज समझ पाए होंगे। जब इनिशियली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया होगा तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा रिएक्शन है कहां पे, और वो कैसे पता करेंगे, आप Q का वैल्यू निकाल के K के साथ कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, ये हटा देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर इसी क्वेश्चन में C का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 60 दे दिया, तो आप यहां पे t बराबर 0 पर Q निकालेंगे तो Q क्या आ जाएगा, 60 अपॉन 2 इंटू 3, ये आ गया 10। तो ये तो K के बराबर हो गया। अब हमसे पूछा फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABC एट इक्विलिब्रियम। हमें पता है ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है तो कुछ होना नहीं है क्योंकि Q K के बराबर आ चुका है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्विलिब्रियम पर 2 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्विलिब्रियम पर 3 हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इक्विलिब्रियम पर 60 हो जाएगा। तो इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। चलिए एक रिएक्शन ले लेते हैं। एक रिएक्टेंट AN है जो टूट के Na में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया गया है। T बराबर 0 पर इसके A मोल है, इसके 0 मोल है। ठीक है, या आप इसके 1 मोल ट्रीट कर लीजिए, और T जब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक में से अल्फा टूट जाएंगे और यहां पर N अल्फा मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम जब आ चुका होगा तो हमारे पास मिक्सचर में AN भी मौजूद होगा और A के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, AN के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और A के मॉलिक्यूल्स भी होंगे रिएक्शन मिक्सचर में। तो अब हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे दो चीज है, एक को A बोल दिया, एक को B बोल दिया, तो यहां पे जो मोलर मास मिक्सचर का होगा, मोलर मास ऑफ A इंटू मोल्स ऑफ A प्लस मोलर मास ऑफ B इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ AN इंटू मोल्स विच इज 1 माइनस अल्फा प्लस मोलर मास ऑफ A इंटू मोल्स विच इज N अल्फा अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो ये चीज आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया MAN माइनस MAN इंटू अल्फा प्लस N इंटू N अल्फा इंटू MAN, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए मेरी बात को यहां पर समझिए, सॉरी MA, ये देखिए MAN का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, N इंटू MA, है ना। इसको समझिए थोड़ा सा, जैसे यहां पे कितने एटम्स है AN के अंदर, A के N एटम्स हैं, तो उसका मोलर मास क्या होगा, N एटम्स का मोलर मास A के। और ये क्या बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, मोलर मास ऑफ N एटम्स ऑफ A, और ये किसके बराबर हुआ है, N इंटू मोलर मास ऑफ A एटम। बात समझे आप, तो N इंटू मोलर मास ऑफ A एटम, और वही हमारी राइट हैंड साइड है, तो MAN की वैल्यू बराबर होगी NMA के। तो देखिए
एम ए एन इंटू अल्फा बराबर एन एम ए, तो एन एम ए तो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए एन के, और इंटू अल्फा है ही यहां पर, तो ये वाला चीज इससे कट जाएगा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहां से जो चीज निकल के आ गई है हमारे पास, वो आ गया है मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू एम ए एन, ठीक है, अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये आ गया मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, ए एन डिकम्पोज होके ए में टूट जा रहा है। इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। इनिशियली इसके 1 मोल थे, इसके 0 मोल थे, टी बराबर 0 पर। तो आप बताइए वेपर डेंसिटी इनिशियली कितनी थी, शुरुआत में वेपर डेंसिटी, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास मिक्सचर में कौन सी गैस होगी, एन, और आपको मैं बता दूं वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो ये याद रखेंगे, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी इनिशियली कितनी रही होगी, मोलर मास ऑफ ए एन अपॉन 2, ठीक है। या मैं इसको बोल सकता हूं वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, डिसोशिएट होने से पहले वेपर डेंसिटी रही होगी एम ए एन अपॉन 2। अब जब यहां पे कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो एक में से अल्फा मोल ए एन के टूट चुके होंगे और यहां पे एन अल्फा मिल चुका होगा, ठीक है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि इस समय जो मिक्सचर है उसका जो मोलर मास हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं एम ए एन अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, मतलब इसको लिखूंगा एम ए एन अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहां पे मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो गया। जब इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है तो उस समय मिक्सचर का मोलर मास इतना है, ठीक है। अब इस समय जो वेपर डेंसिटी होगा, वेपर डेंसिटी फाइनल, फाइनल बोलने का मतलब है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, या मैं इसी को लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। तो वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाई 2 which would be MAN upon 2 into 1 plus n minus 1 into अल्फा, ठीक है। तो ये फाइनल वेपर डेंसिटी होगी या वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन होगा, और ये इनिशियली वेपर डेंसिटी होगी। तो इस इनिशियली वेपर डेंसिटी को मैं स्मॉल डी बोल देता हूं और वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन को मैं कैपिटल डी बोल देता हूं। तो हमें जो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी मिलेगा, दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी निकालने के लिए। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अब देखिए नेक्स्ट एक चीज समझ लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एन फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब मैंने अभी जो रिएक्शन बताया था आपको, ए एन से एन ए बन रहा था, तो ये तो एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन हो गया जहां पे ए एन डिकम्पोज होके एन ए बना रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा हो, यहां पे एन क्या होगा, या मान लीजिए NH3 से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा हो, तो यहां पर एन क्या होगा। तो ऐसी किसी भी प्रकार के रिएक्शन के यहां पे देखिए, आप ऐसे सोचिए 1 मोल से कितने मोल ऑब्टेन्ड हो रहे हैं प्रोडक्ट के, 2, तो एन कितना हो जाएगा 2। यहां पे आप देखिए 2 मोल से कितने मोल मिल रहे हैं प्रोडक्ट के, 2 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल मिल रहे हैं प्रोडक्ट के, 4, तो 1 से कितना मिलेगा 2, तो यहां पर एन कितना हो जाएगा 2। आपको ये देखना है कि 1 मोल रिएक्टेंट रहे तो प्रोडक्ट के कितने मोल मिलेंगे। जैसे ले लीजिए हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मोल रिएक्ट, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, 2 मोल रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं 1, तो 1 से कितना बनेगा, सॉरी बैलेंस करेंगे इसको, तो 2 से कितने बन रहे हैं 2, तो 1 से कितना बनेगा 1, तो इसके लिए एन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे एन की वैल्यू। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा।
for which of the following reactions the degree of dissociation cannot be calculated from vapor density? तो हम अल्फा नहीं कैलकुलेट कर सकते वेपर डेंसिटी से किन रिएक्शंस के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसी रिएक्शंस जिसमें n एक हो जाएगा उसमें हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन है 2H गिव्स H2 प्लस I2। यहाँ पे 2 मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो एक से कितना बनेगा? 1 बनेगा। ये 2HI होना चाहिए, गलत लिख दिया वहां पे, उसको सही कर लेंगे, 2HI होगा। तो एक से कितना बनेगा? 1। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो जहां पे भी n 1 हो जाएगा वहां पर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पहले वाले ऑप्शन में कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखेंगे 2NH3 N2 प्लस 3H2 दे रहा है, तो 2 से कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो 1 से कितना बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर वापस से यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कैलकुलेट कर सकते हैं, बस n 1 नहीं होना चाहिए। थर्ड वाले रिएक्शन में देखिए 2NO गिव्स N2 प्लस O2। तो यहां पे 2 से कितने बन रहे हैं? 2। तो 1 से कितना बनेगा? 1। तो यहां पे n कितना हो गया? 1। तो थर्ड वाले में भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। फोर्थ वाले को देख लेते हैं। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2। तो 1 से कितना बन रहा है? 2। तो यहाँ पे n कितना हो गया? 2। तो बिल्कुल यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन में हम अल्फा नहीं कैलकुलेट कर सकते फ्रॉम वेपर डेंसिटी। तो आज के लेक्चर को बस यहीं पे खत्म करते हैं। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए आप। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस के साथ।